Hello friends, welcome to daily program of Toppers Notes for Current Affairs. Today we will be discussing the following articles. Moving on to the very first, the Jammu Kashmir Delimitation Report. तो रिसेंटली जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर पहला आर्टिकल उसके बारे में बात करता है। उसके अलावा हु शुड गवर्न आर डाटा, हमारा डाटा कौन गवर्न किसको गवर्न करना चाहिए, कैसे उसका यूसेज होना चाहिए, क्या क्या उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर्कोलॉजिकल सर्वेज एक्सकवेशन एट राखीगढ़ी रिवील्स ड्रेनेज सिस्टम कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी। तो राखीगढ़ी के अंदर जो एक्सकवेशन हुआ है उसके अंदर हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला है, एक कॉपर और गोल्ड ज्वेलरी मिली है। उसी के बारे में रिसेंट ये आर्टिकल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राखीगढ़ी जैसा आपको पता है कि हरियाणा के अंदर है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द फोर्थ आर्टिकल, टोटल फर्टिलिटी रेट डिप्स शार्पेस्ट डिक्लाइन अमंग मुस्लिम्स NFHS 5 डेटा। तो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ का पार्ट सेकंड की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बताया गया है कि जो TFR की रेट है वो डिप हुई है और जो शार्पेस्ट डिक्लाइन है वो मुस्लिम्स के अंदर है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। इसके अलावा फिफ्थ आर्टिकल पे चलते हैं। असनी टू इंटेंसिफाई इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टुडे, ओडिशा बंगाल ऑन अलर्ट। तो रिसेंटली जैसा असनी वाला जो साइक्लोन है वो अब इंटेंसिफाई हो जाएगा अपनी कैटेगरी को सीवियर के अंदर ले जाते हुए, और ओडिशा बंगाल को हाई अलर्ट के ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो साइक्लोन है ये ओडिशा और बंगाल को अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा एक रिसेंटली मंकी पॉक्स करके डिजीज़ मिला है जिसके बारे में 6 नंबर का आर्टिकल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंडिया जुडिशरी एंड साइकलिंग ऑफ कॉग ऑफ ट्रस्ट। तो इंडियन जुडिशरी के अंदर क्या क्या इश्यूज़ है और उसका जो ट्रस्ट का जो इशू है वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल, हाउ टू टैकल फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करें और कैसे ना करें, राइट। तो ये दीज आर द 8 आर्टिकल्स विल बी डिस्कसिंग टुडे एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन रिपोर्ट। अब ये न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि डिलिमिटेशन जो जम्मू एंड कश्मीर अभी 2019 में जो स्टेट था उसको बाइफिकेट करके 2 UT बनाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसका डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है कि कभी भी जब इलेक्शंस होता है तो आप देखते हो कि जो लोकसभा इलेक्शंस है उसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो होती हैं वो अलग होती हैं, जो राज्यसभा होते हैं और जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ अलग होती हैं। तो क्योंकि डेमोग्राफी जो है, जो कि पॉपुलेशन होती है, वो विद टाइम चेंज होती रहती है। कभी ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी यंगर जनरेशन ज़्यादा होगी, और किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग हैं तो उस हिसाब से ना सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की वैल्यू ऑफ वोट सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से ना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इलेक्शंस के लिए डिलिमिट की जाती है। तो ये उसी अब जम्मू एंड कश्मीर जब बना था तो उसका डिलिमिटेशन भी करना था, तो उसी की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है। तो ये न्यूज़ उसी कॉन्टेक्स्ट में है। After multiple objections and extensions, the Jammu and Kashmir Delimitation Commission submitted its final report on May 5, 2022, 2 years after it was appointed to redraw the electoral boundaries in Jammu and Kashmir as per the mandate set up by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. इस एक्ट के थ्रू ये जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था कि आर्टिकल 370 हटा के इसके स्टेटहुड ले ली गई थी। In its order, the 3-member panel carved out additional 6 assembly seats for the Jammu region and 1 for the Kashmir Valley as per the act. The final order of the commission has set the stage for elections in the erstwhile state that had last assembly polls in 2014. मतलब लास्ट असेंबली इलेक्शंस कब हुए थे कश्मीर में? 14 में। 19 में फिर ये बाइफिकेट हो गया था, तो अब डिलिमिट हो चुकी हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बढ़ गई हैं, तो अब मे बी इलेक्शंस हो। What is delimitation? It is the process of redrawing boundaries of the Lok Sabha or Assembly constituencies the Election Commission of India states. The process is carried out in accordance with changes in the demographic status of a state or UT. Demographic status वही जो बोला कि population कभी किसी constituency में ज़्यादा हो सकती है, younger generation ज़्यादा हो सकती है, जो 18+ जो वोट कर सकते हैं लोग, इसमें लोग ऐड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो it is done by a delimitation commission or boundary commission. The order of the independent body cannot be questioned before any court. In the past, delimitation commissions were set up in 52, 63, 73 and 2002.
Before the abrogation of Article 370 that accorded a special status to Jammu and Kashmir, delimitation of assembly seats was carried out by Jammu and Kashmir Constitution and the Jammu and Kashmir Representation of People Act 1957. अभी जब तक आर्टिकल 370 था तो जम्मू एंड कश्मीर को कैसे डिलिमिट करा जाता था, ये जो उसका जम्मू एंड कश्मीर का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसी के अकॉर्डिंग, और ये जम्मू एंड कश्मीर का अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1957, उसके थ्रू होता था, जब तक अभी आर्टिकल 370 के अंदर था जम्मू एंड कश्मीर जो स्पेशल स्टेटस देता था। बट 2019 में इसको हटा दिया गया था। तो उसके बाद फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया तो उसमें डिलिमिटेशन के उसके अंदर ही डिलिमिटेशन की बात भी थी। डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीनवाइल वाज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बस एक फिगर है, आप ये ध्यान में रख लेना। What is the Jammu and Kashmir Delimitation Commission? Last delimitation exercise was carried out in Jammu and Kashmir in 1995 based on 1981 census. There was no census in 1991 in Jammu and Kashmir due to tense situation in the valley. In 2001, Jammu and Kashmir Assembly passed a law to put the delimitation process on hold till 2026. The centre set up a delimitation commission in 2020, 6 months after the state of Jammu and Kashmir were bifurcated and reorganized as the UT of Jammu and Kashmir and Ladakh. It was headed by retired Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai, who was tasked with delimiting the Assembly and the Lok Sabha constituencies in the UT based on 2011 census and in accordance with the provision of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and the Delimitation Act 2002. तो ये पूरा इशू क्या था कि मतलब इससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1995 में हुआ था अकॉर्डिंग टू 81 सेंसस। 1991 का सेंसस जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे टेंस सिचुएशन थी। अब सेंटर ने क्या किया, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में तो उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमेटी बनाई भाई, जिसका हेड किसने किया, ये रंजना प्रकाश देसाई। ऑल्दो ये इनक्रीज इंपॉर्टेंट नहीं, बट जस्ट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट हैज कम टू द पॉइंट वेयर वी आर सीइंग इट टुडे। की टेकअवेज फ्रॉम द फाइनल रिपोर्ट कि मतलब रिपोर्ट ने क्या बोला है। लेजिस्लेटिव असेंबली द कमीशन हैज इंक्रीज 7 असेंबली सीट्स, 6 इन जम्मू एंड 1 इन कश्मीर। कि अभी तक जितनी भी सीट्स थी अब 7 सीट ज़्यादा हो गई हैं, कि मतलब जम्मू में 43 हो गई है, कश्मीर में 47। इट हैज़ मेड मासिव चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग असेंबली सीट्स। लोकसभा देर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द रीजन। द डिलिमिटेशन कमीशन हैज सीन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एज वन सिंगल यूटी। Commission has redrawn the boundaries of Anantnag and Jammu seats. Jammu's Pir Panjal region, comprising Poonch and Rajouri district and formerly part of Jammu's parliamentary seat, has now been added to the Anantnag seat in Kashmir. A Shia-dominated region of Srinagar parliamentary constituencies has been transferred to the Baramulla. मतलब ये काफ़ी जो constituencies क्या करती है कि ये कमीशन क्या करता है, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्री है वो रीड्रॉ करता है, तो ये उसी के बारे में है, ये इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी पंडित्स द कमीशन हैज रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 2 members फ्रॉम कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट हैज रिकमेंडेड दैट द सेंटर should consider giving representation in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly to the displaced person from POK who migrated to Jammu after partition. Scheduled tribes, a total of 9 seats are reserved for STs for the first time. ये पहली बार हुआ है। तो बस ये डिटेल नहीं, बट हाँ कभी कभी आप लीड इमिग्रेशन कमीशन आए तो अब ये सब कुछ चीज़ अगर आपको याद रह गया, आपने आंसर में यूज़ कर लिया तो फिर मे बी इट कैन एक्ट एज ए ब्राउनी पॉइंट। अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका, जो रीजनल पार्टीज जितनी भी हैं एक्सेप्ट बीजेपी, दे हैव स्लैम्ड द कमीशन फॉर एक्टिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी जो भी गवर्निंग गवर्नमेंट है। Constituency boundaries are being redrawn only in Jammu and Kashmir when delimitation for the rest of the country has been frozen until 2026. अब क्या बोल रहे हैं कि इस समय बस जो ये डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री को 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, देन वाई ओनली इन JNK। बट देन इसका ये पॉइंट ये भी हो सकता है कभी इसकी बाउंड्री रीड्रॉ हुई है तो इसलिए, और असेंबली इलेक्शंस कराने के लिए ये बाउंड्रीज रीड्रॉ करना ज़रूरी है। In 2002, the then Jammu and Kashmir government amended the Jammu and Kashmir Representation of People Act to freeze the delimitation exercise until 2026 as in the rest of the country. This was challenged in the High Court, Jammu and Kashmir High Court and then the Supreme Court, both of which upheld the freeze. Also, while delimitation as a rule is carried out on the basis of census population, the Commission said it would take certain other factors into consideration for JNK, इंक्लूडिंग साइज, रिमोटनेस एंड क्लोजनेस। मतलब जम्मू एंड कश्मीर जब डिलिमिटेशन होता है तो एक रूल होता है मतलब कि डिलिमिटेशन सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, बट इस कमीशन ने क्या बोला कि हम और भी चीज़ें कंसिडर करेंगे लाइक साइज, रिमोटनेस, क्लोजनेस एक्सेट्रा। अब व्हाट लाइज है कि मतलब इसका क्या हो सकता है कि मतलब आगे क्या प्रोसीजर क्या होगा। डिलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK हैज इश्यूड अ notifications for its final order in the Gazette of India. As per the rules, the report has been published in newspapers. Center will now fix a date from which the delimitation order will come into effect.
Chief Election Commissioner has told that the Election Commission will then rationalize the polling stations and revise electoral rolls. This will pave the way for much awaited first assembly polls in J&K after being stripped of its special status in 2019. कि जब से 2019 में ये जो इनका जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड ले ली गई थी एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ था, तब से कोई इलेक्शंस नहीं हुए हैं. तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इलेक्शंस हो सके, बिकॉज अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना इलेक्टोरल रोड बनाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बाद वहाँ की पीपल का मैंडेट क्या है कि हुम दे वांट टू चूज वेदर दे आर हैप्पी विद द रीऑर्गेनाइजेशन और नॉट. तो ये सब इलेक्शंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. Who should govern our data? The internet and its data lie in the hands of very large tech companies, and ownership of data has become the currency of the future. Public agencies have an authority access to the raw non-personal data and aggregate non-personal data held by other private players. अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपने सुना होगा टर्म डेटा इज़ द न्यू ऑयल. कि आजकल डेटा है तो सारी कंपनीज डेटा पर रिलाई करती हैं अपने पॉलिसीज़ के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए, कोई भी इनिशिएटिव्स के लिए. तो जो इंटरनेट और जो डेटा है ना, ये लार्ज टेक्निकल जो कंपनीज़ है ना, ये अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही हैं. तो अभी ये डेटा डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, या डेटा का गवर्नेंस कैसे होना चाहिए ताकि इसका यूज़फुल अच्छा सा एफिकेसी इसकी बढ़े. When the internet was evolving, techno enthusiasts ushered in hopes of a world where knowledge and information would be abundant and free from the hands of the elite. The internet would be democratic, giving everyone open and equitable access. मतलब ये इंटरनेट ऐसी चीज़ थी जब इवॉल्व हो रही थी तो सबको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी बाउंड्रीज ही सबको अवेलेबल होगी और ये फ्री होगी सबके लिए. इट वुड अशर इन अ न्यू एरा ऑफ इक्विटेबल एंड अबंडेंट सोसाइटी जहाँ पे लोगों को नॉलेज होगी और ये जो इक्विटेबल एक्सेस होगा डेटा का. Yet almost 2 decades later, this dream is barely alive. Many government and inter-regional entities have been trying to undo this indiscriminate accumulation of data as well as protect data privacy by conceptualizing different forms of data governance system. मतलब जो गवर्नमेंट है, कई रीजनल जो बॉडीज़ हैं वो ये मतलब ये कोशिश कर रही हैं कि ये जो डेटा गवर्नेंस का सिस्टम हो ये थोड़ा डेमोक्रेटिक हो. तो ये एक पेपर पब्लिश हुआ था, गवर्निंग द रिसोर्स ऑफ डेटा टू व्हाट एंड फॉर होम. तो इसमें ना डिफरेंट अप्रोचेस बताए हैं डेटा के गवर्नेंस के. दे आर्ग्यू दैट डेटा नीड्स टू बी फंडामेंटली अंडरस्टूड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कॉमन एंड दैट देयर शुड बी थॉरो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेटा इकोनॉमी. दे प्रपोज अ सेमी कॉमन अप्रोच इज द मोस्ट प्रैग्मेटिक वे टू गवर्न डेटा इन ऑर्डर टू फोस्टर इनोवेशन एंड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस. तो इस पेपर में एक ना सेमी कॉमन अप्रोच हम आगे देखेंगे, इसको प्रमोट किया गया है एज द बेस्ट पॉसिबल वे कि जैसे डेटा को गवर्न किया जा सके. Platform capitalists. A handful of platform capitalists now control the internet. They are those who take advantage of their first mover privilege by rapidly expanding across the digital landscape. They then offer themselves as a platform for third party players for a price. कि मतलब ये प्लेटफॉर्म कैपिटलिस्ट क्या होता है कि इनके पास ना अपना डेटा होता है एंड देन ये जो भी थर्ड पार्टी है ना उसको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं. They retain and expand their control through data accumulation and extraction. The importance of data accumulation in the digital economy cannot be overstated. With the advent of IoT, smart devices, technologies, possibility of data goes beyond that of the virtual to even physical and social. Platform capitalists have control over the data economy, leading to exclusion and under-optimization of the data for common good. कि मतलब ये डेटा इनके पास होता है एंड पीपल हैव टू पे अ प्राइस एंड विच इज़ वेरी मासिव. तो ये जो सोशल गुड है, डेटा एज अ सोशल गुड या सोशल कॉजेज़ के लिए जो यूज़ हो पा रहा है वो नहीं हो सकता इनके कारण. Additionally, since most of these companies are based in the West, it leads developing countries to fend for themselves, left out their own data's immense possibilities and uses. कि मतलब ये जो countries हैं, जो platform capitalists हैं, they are all based majorly in the Western countries. So मतलब इस अपनी country का डेटा वेस्ट में है जो कि हम अपनी प्रोग्राम पॉलिसीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. Commodification of data has led to find a keeper's logic, which undermines human rights and encourages illegal data mining and profiling. Efforts to govern data. State regulators have been trying to find a solution to redistribute and govern data structure. इसी तरह जो यूरोपियन यूनियन की एक इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिसी है, in this individuals have ownership rights over their own personal data, but their non-personal data does not have any personal identifiers is seen as property of the data processors. But इस अप्रोच के साथ भी एक इश्यूज़ है कि assuming that there is no risk with non-personal data is in itself a flaw. It also does not offer an answer on how data can be equally redistributed. कि मतलब मान लो मेरा डेटा एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है बट उसको
मान लो ये कंपनी जो है ये मुझे सोशल गुड प्रोवाइड करे, तो इसके पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये अप्रोच में इसकी बात नहीं कही गई है. डेटा स्टूवर्डशिप, इट रिफर्स टू एनी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू पूल देयर डेटा, पुट इन प्लेस अ कलेक्टिव गवर्नेंस प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग हु हैज़ एक्सेस टू दिस डेटा अंडर व्हाट कंडीशन एंड टू हुज बेनिफिट. मतलब कि 5-6 कंपनी जिनके पास डेटा है वो एक जगह क्लब कर लेंगी एंड देन डिटरमाइन करेंगे कौन उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, इन विच कंडीशंस एंड किसको बेनिफिट मिलेगा. It can take the model of PPP, public-private partnership, where private data can be used for governance issue. EU's proposal for data altruism organizations, which will enable the pooling of not personal data for non-profit general interest purpose, and the World Economic Forum's data for common purpose initiative are examples. गोल इज़ टू इंक्रीज डेटा बेस्ड वैल्यू क्रिएशन. बहुत मतलब कि डेटा जो है ना वो उसका यूज़ करके कि मान लो हम कोई स्कीम लॉन्च करना है कि अब वो स्कीम पर्टिकुलर किस सेक्शन को टारगेट करना चाहिए, तो हम वो डेटा के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं. जो डेटा में पता चला है कि 4 to 8 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनमें मालन्यूट्रिशन ज़्यादा है कंपेयरिंग टू जो 10 ईयर्स अबव है, तो हम वो जो स्कीम्स है वो ज़्यादा हम पहले किन पे टारगेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो 4 to 8 के, देन इसको हम इवेंचुअली ग्रो कर सकते हैं. तो डेटा ऐसे कई स्कीम्स को सक्सेसफुल करने में या कई प्रोग्राम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है. Such initiative would need proper state-of-the-art infrastructure. Most countries in the south would be at huge disadvantage as they do not have adequate equipment or resources. Data stewardship remains an ideal solution while not exactly pragmatic. तो ये कुछ EU की इंडिविजुअल पॉलिसी है, डेटा स्टूवर्डशिप है, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिससे डेटा को गवर्न किया जा सकता है. द सेमी कॉमन अप्रोच, ये जो स्टार्टिंग में बोला था, जो पेपर ने सजेस्ट किया कि ये बेस्ट पॉसिबल वे है टू गवर्न द डेटा. डेटा के 3 लेयर होते हैं, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक एंड फिजिकल लेयर. सिमेंटिक लेयर क्या होता है, इनकोडेड इन्फॉर्मेशन होता है. सिंटैक्टिक क्या होता है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन एज मशीन रीडेबल डेटा सेट्स. एंड फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू विच वन एक्सट्रैक्ट्स डाटा. An ideal data governance structure should prevent the possessors of syntactic and physical layer from having exclusive rights over semantic layer. A semi-common approach to data governance seeks to balance public and private claims to data. It recognizes data as social common, where first movers do not get exclusive right. कि मतलब डेटा को है ना वो कॉमन है, कि मतलब कि जो फर्स्ट मूवर है जिसका पहले डेटा आ रहा है उसी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड हाउ इट कैन हेल्प, data holders can only have non-exclusive right over the base layer of the data. मतलब exclusive right in non-exclusive right. They can use and generate profit through it, but are required to share data as other data seekers are entitled to accessibility in a semi-common approach. कि मतलब जो other data providers हैं, अदर जो डेटा सीकर्स हैं उनको भी डेटा का एक्सेस होना चाहिए, किसी के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं होना चाहिए. डेटा सीकर्स कैन हैव एक्सेस टू रॉ नॉन पर्सनल डाटा एंड एग्रीगेट नॉन पर्सनल डेटा. हाउएवर दिस इज नॉट एन अनकंडीशनल राइट. डिफरेंट डेटा सीकर्स हैव डिफरेंट राइट्स ओवर द काइंड ऑफ डेटा बीइंग सॉट. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन कंडीशनली एक्सेस रॉ एंड एग्रीगेट नॉन पर्सनल डेटा. दिस कंडीशनलिटीज विल हैव टू बी स्ट्रीमलाइन विद द लार्जर इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज. की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी डेटा का एक्सेस होगा एंड दैट विल डिपेंड अपॉन कि क्या उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं. A semi-common approach would need a thorough reordering of the current way in which data is hoarded and kept in the exclusive ownership of platform capitalists. One would need to build an equitable data market which encourages production through cooperation. A semi-common would help foster data-driven solution and innovation. जैसे नीति आयोग ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा डेटा ड्रिवन इनोवेशन की ज़रूरत है, बट देन लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. तो वही सेमी कॉमन अप्रोच अभी प्रेजेंटली सबसे प्रैग्मेटिक वे हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें एक तो एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है और डेटा सीकर्स जो अलग है उनको भी एक्सेस होगा डेटा का, नॉन पर्सनल डेटा या जो भी हो सकता है. कंक्लूजन, a semi-common approach in order to be actualized calls for a thorough change of perspective wherein data should not be thought of as the exclusive property of one person but as a form of social common which need to be properly regulated and redistributed. तो यहाँ पे जो डेटा है वो एज अ सोशल जो कॉमन गुड मानना चाहिए, उसको एक किसी भी को एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है डेटा का. किस डेटा सीकर्स जो हैं, इन सारे डेटा सीकर्स को एक्सेस होना चाहिए डेटा का, बिकॉज डेटा वी हैव टू ट्रीट इट एज सोशल गुड बिकॉज इट कैन हेल्प इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. तो ये सेमी कॉमन अप्रोच है, बस ये डेटा गवर्नेंस के लिए एग्जाम में काम आ सकता है मीन्स के पर्सपेक्टिव से. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. So this news is regarding हड़प्पन साइट ऑफ राखीगढ़ी. रिसेंटली ASI ने वहाँ एक्सकेवेशन किया तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, कॉपर और गोल्ड की ज्वेलरी मिली है. सो ये इम्पॉर्टेंट है GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सब सेक्शंस आएंगे. सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. सो जो राखीगढ़ी की जो साइट है वहाँ पे टोटल जो 7 माउंट्स हैं
उनमें से 3 में डिगिंग हुई है, जिसमें कुछ रिवील हुआ है, जैसे कि कॉपर एंड गोल्ड ज्वेलरी रिवील्ड हुए हैं, टेराकोटा टॉयस मिले हैं, और कई थाउजेंड्स जो अर्थन पॉट्स और यानी कि जिसे मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो, और उसके अलावा जो सील हैं ये भी मिले हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप राखीगढ़ी की साइड देख सकते हैं, ये है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बड़ा मैप। और उसके अलावा भी अदर जो साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, धोलावीरा, लोथल, ये सब आप देख सकते हैं। ये साइट पता होनी चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस एक्सकेवेशन जो खुदाई थी उसका ऑब्जेक्टिव आखिर क्या था? इसका प्राइमरी जो टारगेट ये था कि राखीगढ़ी की जो साइट है उसको एक्सेसिबल बनाना वेरियस पीपल्स के लिए, जो भी आदमी वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च करना चाहता है, ताकि और वो कैसे किया गया कि जो स्ट्रक्चरल रिमेन्स थे उसको एक्सपोज किया गया, कि उसको भी एक तरह से निकाला गया, खोद के वहाँ से मिट्टी निकाली गई, और उसको फिर जो भी कॉमन पीपल वहाँ पे जाता है उसको भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उस पर मेजर्स लिए जाएंगे ताकि फ्यूचर में उसको कंजर्व किया जा सके, और इस तरह की जो उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके। इसका अनदर रीज़न ये भी था कि जो राखीगढ़ी में जो भी सेटलमेंट्स हुए हैं उसको समझने की कोशिश करना और आइडेंटिफाई करना कि जो इंडिविजुअलिटी और जो इंटर रिलेशनशिप, जो कि 7 माउंट जो मिले हुए हैं उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप रहा है, और उसकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी या इम्पोर्टेंस क्या था वो भी पता करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। तो जो पहला एक्सकेवेशन हुआ था फ्रॉम ASI वो हुआ था 1998 और 2001 के बीच में हुआ था। तो उस वक्त भी बहुत सारी फाइंडिंग्स हुई थी, और ये रिसेंट राउंड ऑफ एक्सकेवेशन वहाँ पे हो रहा है। जो लेटेस्ट फाइंडिंग हुई है उसको जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इससे पहले क्या फाइंडिंग हुई थी। ये जो 7 माउंट्स जो राखीगढ़ी में हैं ये फाउंड किए गए थे, मतलब जो मिला था खुदाई करने वालों को वो 1997 से 2000 के बीच में मिला था। इनमें से कई तो ऐसे थे जो लगभग 7500 यानी कि 7500 BC इतने पुराने के डेट शो कर रहे हैं। इसमें इंडस के भी सील मिले हुए हैं, और ड्रेनेज सिस्टम भी फाउंड हुआ है इसमें। इसके अलावा जो सिग्नेचर है इंडस स्क्रिप्ट का वो मिला है कई सील के फॉर्म में, जो कि सिल्वर, मार्बल या टेराकोटा से बने हुए हैं। उसके अलावा जो घर हैं वो फायर्ड ब्रिक से बना है, जो मॉडर्न डे पे हम लोग बर्न्ट ब्रिक्स जो यूज़ करते हैं वो यूज़ किया गया है घर बनाने में। लेकिन ये पर्टिकुलरली रिच पीपल जो वहाँ पे रहते थे, अमीर लोग, उनकी बिलोंगिंग रही है। उसके अलावा शोकेज जार मिले हैं, टॉय मॉडल मिले हैं, व्हील कार्ट भी मिला है। तो ये सब चीज़ प्रीवियस फाइंडिंग थी। अब लेटेस्ट फाइंडिंग क्या हुई है? जो लेटेस्ट फाइंडिंग हुई है उसमें जो होम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ होम क्या होता था, लेन और जो कि ड्रेनेज सिस्टम था वो भी एक तरह से पता चला है, और जो पॉसिबली एक साइट मिली है जो कि ज्वेलरी मेकिंग यूनिट हो सकती है, जहाँ पे पर्टिकुलरली ज्वेलरी को उस टाइम बनाया जाता था। टोटल 13 ट्रेंचेस बनाए गए हैं 3 माउंट के, जिसके अभी खुदाई चल रही है वहाँ। तो जो 5 जो ट्रेंचेस हैं वो माउंट 1 पे हैं, 7 ट्रेंचेस हैं जो माउंट 3 पे बनाए गए हैं, और 1 ट्रेंच बनाया गया है माउंट 7 पे। माउंट 3 था उसको तो पहली बार एक्सकेवेट किया गया, जिसमें कि एरिस्ट्रोक्रेटिक सेटलमेंट्स मिले हैं, यानी कि पहले के ज़माने में भी एरिस्ट्रोक्रेट हुआ करते थे, ये इसका एक इंडिकेशन मिला है। जो माउंट 1 है वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिब्री यानी कि वेस्ट ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो आज के डेट पे जिसको पॉलिश नहीं किया जाता है वो एक तरह से सेमी प्रीशियस होता है, तो इस तरह के भी चीज़ें मिली है। इसके अलावा जो स्ट्रीट प्लानिंग है इसके भी एविडेंस मिले हैं, जिसका जनरल विड्थ जो है वो 2.6 मीटर के आसपास है। जो माउंट 3 है वहाँ पे बर्न्ड ब्रिक का एक वॉल मिला है, जो कि ये सिग्नल दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि शायद ये पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड सेटलमेंट उस टाइम हुआ करते थे। अब ये जो माउंट 1 और माउंट 3 ये दोनों हैं, इसमें कुछ नोटवर्दी कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि स्टेटाइट के जो सील्स हैं, टेराकोटा के अनबैग्ड सील्स हैं, जिसमें हाथी या फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट के साइंस बने हुए हैं। जो माउंट 7 है वहाँ पे जब इससे पहले खुदाई की गई थी तो वहाँ पे लगभग 60 ब्यूरियल मिलेज थे,
जहाँ पे लोगों को दफनाया गया था, वो साइट वहाँ पे मिली हुई थी। तो रिसेंटली जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो माउंट 6 एंड 7 है राखीगढ़ी में, वो उन 19 साइट्स में से एक है जिसे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में नोटिफाई किया गया है और बहुत ही जल्दी ये बन भी जाएगा। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो इंडस वैली या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो साइट्स हैं उसमें राखीगढ़ी कहाँ पे है, वहाँ पे कुछ कुछ जो चीज़ें मिली हुई हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और जो टेराकोटा और जो सील हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेटाइट सील जो मिले हुए हैं, तो इस टाइप की जो सील्स है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ किस किस साइट पे मिले हुए हैं इसके बारे में। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। सो दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट डिप्स, यानी कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, जिसमें से शार्पेस्ट डिक्लाइन जो देखा गया है वो मुस्लिम कम्युनिटी में देखा गया है। अब ये डेटा आया है फ्रॉम NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है वो है। ये इंपॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सब सेक्शन आएंगे इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर। तो जो NFHS 5 का जो डेटा है उसने ये दिखाया है कि जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो बिलो हो चुका है, यानी कि गिर चुका है रिप्लेसमेंट लेवल से, जो कि है 2 पर वुमेन, 2 चिल्ड्रन पर वुमेन पे आ चुका है, जो कि 2.2 था। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो डेटा था वो 2.2 था, अब 2 में आ गया है। अब ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है ये क्या होता है, तो अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन को सस्टेन करना है, जैसे अगर इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो अगर इस पॉपुलेशन को सस्टेन करना है कि ये पॉपुलेशन इतना ही रहे, तो जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो 2.1 ये होनी चाहिए, तभी जो पॉपुलेशन है ये इसके नीचे नहीं जाएगी, 135 करोड़ के नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अब चूंकि ये 2 पे आ गया है, तो अब ऐसा होगा कि पॉपुलेशन में डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 से भी नीचे जाएगा आने वाले टाइम पे। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है, बिकॉज जो चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 1.4 के आसपास, जिसकी वजह से चाइना गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गई थी और उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स स्कीम्स शुरू किए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये सिचुएशन भारत पे ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। सो यहाँ पे कुछ डेटा है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें दिखाया है अर्लियर 2.2 था, अब 2 पे आ गया है। तो जो कंट्रासेप्टिव का जो यूज़ है वो बढ़ा है, पहले ये 54% के आसपास था, अब वो 67% पे आ गया है। जो फुल इम्यूनाइजेशन है बच्चों में, जो कि 12 साल से 12 महीने से 23 महीने तक के जो बच्चे हैं उनमें जो इम्यूनाइजेशन है उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, पहले 62% था, अब वो 76% हो गया है। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है, पहले हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी उतनी ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ थे वो भी कम थे 79%, अब वो बढ़ के 89% हो गया है। स्टंटिंग जो है, अगर अभी के डेटा को देखें तो स्टंटिंग जो है वो भी कम हुई है 36% के आसपास। स्टंटिंग क्या होती है, किसी बच्चे को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उसको प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट ये सब नहीं मिलते हैं, तो बच्चों में ग्रोथ की कमी देखी गई है और वो रुक सी जाती है, तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग, उसमें भी कमी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं थ्रू आउट द कंट्री, उसमें देख लेते हैं कि फर्टिलिटी लेवल आखिर क्या रहा। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो हाईएस्ट है सभी अगर कम्युनिटीज़ के हम अगर बात करें। हिंदू कम्युनिटी में जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.94 हो गया है, जो कि पहले 2.1 थी, और अगर 92-93 की बात करें तो वो 3.3 थी। क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये रेट अब 1.88 आ गया है, सिख कम्युनिटी में 1.61 हो गया है, जैन कम्युनिटी में भी 1.6 के अराउंड है, और बुद्धिस्ट और न्यू बुद्धिस्ट की अगर बात करें तो ये 1.39% हो गया है, सॉरी नॉट परसेंट, 1.39 चाइल्ड पर वुमेन हो गया है, जो कि लोवेस्ट है इन द कंट्री। और इस
पर्टिकुलर जो फर्टिलिटी रेट है इस पे पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। जो हमारी डेमोग्राफी है वो बिगड़ती जाएगी धीरे धीरे। तो जो इसमें जो शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हुआ है, क्योंकि अब मुस्लिम कम्युनिटी की भी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.3 के आसपास आ गई है अगर 1920 की 21 की डेटा को देखें तो, लेकिन 15-16 में ये 2.6 के आसपास थी। वैसे तो सारे रिलीजियस कम्युनिटी में एक डिक्लाइन देखा गया है फर्टिलिटी लेवल पे, पर मुस्लिम कम्युनिटी का जो फर्टिलिटी लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 1 का जो डेटा है 92-93 में जो आया था, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 4.4%, मतलब 4.4 बर्थ पर वुमेन थी, जो कि अब 2.3 हो गया है 1921 का जो अगर डेटा है उस पर अगर कंपेयर करें। जो फर्टिलिटी गैप है हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो भी काफ़ी हद तक उसमें भी कमी आई है। हाई फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक नॉन रिलीजियस फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि लिटरेसी हो गया, डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम और एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज जो हो गया, इस पे डिपेंड करती है जो फर्टिलिटी रेट जो होती है वो। तो जो करंट जो गैप है जो एक दो कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम की अगर बात करें तो उसमें ऐसा है कि मुस्लिम जो है इसमें डिसएडवांटेज कंडीशन में है अगर इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स की बात करें, क्योंकि एक्सेस टू हेल्थ या लिटरेसी की अगर बात करें तो उसमें रिलीजियस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ देखी गई है हिंदू एंड मुस्लिम्स में। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का जो टेम्परामेंट रहा है वो लिटरेसी के लिए उतना ज़्यादा नहीं रहा है, और एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम और एक्सेस की बात करें तो वो भी उनकी कम हुई है इस टाइम में। लेकिन कुछ अगर डेकेड्स की बात करें तो जो मिडिल क्लास जो इमर्ज हो रहा है अमंग मुस्लिम, उन्होंने जो गर्ल्स एजुकेशन का है उसकी वैल्यू को समझा है, उसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग जो होती है उसको भी काफ़ी हद तक वैल्यू दिया है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है ये फर्टिलिटी रेट डाउन होने का, क्योंकि 2.3 का फर्टिलिटी रेट है वो सही है, उतने ख़राब नहीं है, जो कि पहले 4.4 थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गैप्स हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम अगर वुमेन की बात करें तो जो मुस्लिम वुमेन है वो अगर सक्सेसिव जो प्रेगनेंसी के लिए लगभग 32 मंथ वेट करती है, वही अगर हिंदू वुमेन में देखें तो ये 31.9 मंथ है अगर सक्सेसिव प्रेगनेंसी या फिर बर्थ की अगर हम बात करें। इसके अलावा NFHS 5 जो है उसके और भी फाइंडिंग्स हुई हैं, जैसे अगर मुस्लिम वुमेन की परसेंटेज देखें कि नो स्कूलिंग वाली जो परसेंटेज थी उसमें भी कमी आई है, जो कि 32% से 21.9% पे पहुंच गया है। अगर हिंदूज़ की बात करें तो उनमें मार्जिनल चेंज ही आई है, जो कि 31.4% से 28.5% पर गिरी है। तो ये जो डिक्लाइन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन वो डिक्लाइन हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ वुमेन्स लेवल ऑफ स्कूलिंग जो हुई है उसके वजह से। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वुमेन है जिनको स्कूलिंग नहीं मिली है उनके लगभग 2.8 चिल्ड्रन रहे हैं, और जो स्कूलिंग है जिनकी स्कूलिंग हुई है वो 1.8 के आसपास रहे हैं। और ये जो डेटा है वो 12 और मोर यानी कि 12 या 12 से ज़्यादा ईयर्स की अगर स्कूलिंग हुई है तो वो उनके बीच की का ये डेटा है। अदर चीज़ों को देखिए तो जो यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो मुस्लिम में सबसे ज़्यादा है, और अगर यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हैं उसकी अगर बात करें तो वो भी मुस्लिम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिख और जैन लोगों का नंबर आता है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है रूरल एरिया में वो भी कम हुआ है, जो कि 1992 और 93 में देखें वो 3.7 थी, जो कि अभी के डेटा के हिसाब से 2.1 पे पहुंच गया है। जो वुमेन अर्बन एरियाज़ में है उसमें भी डिक्लाइन देखी गई है कि 2.7 चिल्ड्रन जो कि 92-93 का डेटा था वो अब 1.6 पे पहुंच गई है अगर लेटेस्ट सर्वे की अगर हम बात करें। तो अगर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के फर्टिलिटी लेवल की अगर बात करें तो वो किस तरह से डिक्लाइन हुई है, पैरेलली डिक्लाइन हुई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे देखें तो NFHS जो 5 आया है उसके डेटास और उसके जो भी फाइंडिंग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो गया, ये इसके बारे में पता होना चाहिए, और कंट्री की जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो क्या चल रही है ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़।
Asani to intensify into severe cyclonic storm today, Odisha and Bengal on alert. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली कि इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन इसानी जो कि बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट रीजन्स में शुरू हुआ है या डेवलप हुआ है, ये वार्निंग दी है कि ये जो असानी साइक्लोन है ये बाय मंडे एक सीवियर साइक्लोन या फिर बहुत ज़्यादा भीषण तूफान में कन्वर्ट होने वाला है. ऑलराइट, द स्टॉर्म विल रीच क्लोज टू द आंध्र प्रदेश ओडिशा कोस्ट बाय ट्यूसडे. मंगलवार तक ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोस्ट तक ये पहुंच जाने की इसकी लाइकलीहुड है. It is unlikely to make a landfall and it could skirt the coastal districts of these states in the next 2 days. तो इसका मतलब कि ये अगले 2 दिन में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली उड़ीसा की और वेस्ट बंगाल की, उन एरियाज़ को ये स्ट्राइक करेगा. ना इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, अगर साइक्लोन असानी की इंटेंसिटी की बात करें तो ये कुछ हद तक साइक्लोन जावद जो कि लास्ट ईयर दिसंबर में बे ऑफ बंगाल में आया था, उड़ीसा के पास से ये गया था. ठीक है, तो कुछ इस टाइप की सिमिलैरिटीज़ इसकी है. साइक्लोन असानी जो है ये पिछले 2 दिनों में जो सी एरिया है, सी रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, बहुत स्पीड से इंटेंसिफाई हो रहा है. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन, कि ये जो लोकेशन रहेगी इस साइक्लोन की, ये कार निकोबार से 610 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है. पोर्ट ब्लेयर के अगर कंपैरिजन करें तो 500 किलोमीटर वेस्ट में है. विशाखापट्टनम से 810 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है. एंड पुरी से 880 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है. ऑलराइट, अब ये प्रोग्रेशन है कि ये कैसे धीरे धीरे ये ट्यूसडे की इवनिंग तक ये नॉर्थ वेस्टवर्ड्स मूव करेगा. फिर वेस्टर्न और सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल रीजन है, वहाँ पर ये पहुँचेगा. उसके अलावा नॉर्थ आंध्र प्रदेश जो है, उड़ीसा कोस्ट है, उनको भी ये स्ट्राइक करेगा. ऑलराइट, इस वजह से उड़ीसा को भी हाई अलर्ट पे डाला है. तो ये है पूरा प्रोग्रेशन इस साइक्लोन का. अब हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू कोस्टल एरियाज, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वायलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्ज. तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये बहुत वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं उनके ओशंस में डेवलप होते हैं और धीरे धीरे कोस्टल एरियाज़ में मूव करते हैं या कई बार बहुत स्पीड से करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, बहुत ज़ोर से बारिश होती है, स्टॉर्म्स आते हैं और उसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान होता है. दीज आर इरेगुलर विंड मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द क्लोज सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड द लो प्रेशर सेंटर. तो एक सेंटर पार्ट होता है और उसके चारों तरफ जो एयर है वो बहुत स्पीड से टर्बुलेंटली मूव करती है. तो ये इरेगुलर विंड मूवमेंट्स होती है. This closed air circulation is a result of rapid upward movement of the hot air which is subjected to Coriolis force. तो जो closed air circulation है ना, ये क्या है कि जो hot air जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है और वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, Coriolis force की वजह से इसका मूवमेंट चालू हो जाता है सर्कुलर मोशन में, and this causes cyclones. Alright, अब जो लो प्रेशर होता है सेंटर पे, क्योंकि हवा जो एयर है वो तो सारी वार्म एयर तो डिस्प्लेस हो गई, अपर हाइट्स पे जो लोअर एरिया है वहाँ पे प्रेशर नहीं बचता है, तो लो प्रेशर जो होता है सेंटर पे, ये जो है ये विंड स्पीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑलराइट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोनिक विंड मूवमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा क्लॉकवाइज होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होता है. कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमेशा साइक्लोनिक विंड का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज रहेगा. ऑलराइट, द साइक्लोन्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटी साइक्लोन बिटवीन 2 साइक्लोन्स. तो 2 साइक्लोन की कंडीशंस जो होती है उनके बीच में एंटी साइक्लोन होता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस होती है. जहाँ लो प्रेशर था पहले वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें, ये सब फिनोमेना होता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो 5 डिग्री टू 30 डिग्री जो नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और अलग अलग जगह के हिसाब से इनके अलग अलग नेम्स होते हैं. ऑलराइट, एक एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन एक दिन में 300 से 400 माइल्स तक ट्रैवल कर सकता है, और साइक्लोन के ख़त्म होने तक, साइक्लोलिसिस तक ये 3000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है. तो ये बहुत लंबी जर्नी ट्रैवल कर सकते हैं साइक्लोन्स. ऑलराइट, तो कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं कि जब ये पानी गर्म होता है तो वाटर इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होने की वजह से वो कोल्ड एयर मास से कांटेक्ट में आता है और उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं. ऑलराइट,
क्योंकि एयर है वो अपर रीचेस में डिस्प्लेस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक लो प्रेशर सेंटर पे डेवलप हो जाता है, और विंड जो होती है वो इसकी वजह से लो प्रेशर के चारों तरफ उसको ख़त्म करने के लिए, लो प्रेशर को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके चारों तरफ सर्कुलेट करने लग जाती है। अब जैसे जैसे प्रेशर वीकन होगा, जो विंड है वो उससे ज़्यादा टर्बुलेंटली मूव करने लग जाएगी, एंड दिस गिव्स राइज टू साइक्लोन। नाउ व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन? क्या क्या कंडीशंस है जिनकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं? तो पहला है लार्ज सी सरफेस विद अ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मेशन को ये फैसिलिटेट करता है। उसके अलावा कोरियोलिस फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से साइक्लोनिक वॉर्टेक्स बन जाता है, तो उस वजह से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होती है। वर्टिकल विंड स्पीड जो होती है, उसमें अगर मिनिमम वेरिएशंस हैं, छोटे वेरिएशंस हैं, तो इस वजह से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया एंड लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो अगर वीक लो प्रेशर एरिया है और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, बहुत लो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, या मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, तो उस वजह से भी ये सर्कुलेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। एंड अपर डाइवर्जेंस इन द सी लेवल सिस्टम में जो अपर डाइवर्जेंस होता है, उस वजह से भी साइक्लोनिक फॉर्मेशन होते हैं। वाई साइक्लोन्स अकर मोस्टली इन लेट समर्स में ही साइक्लोन्स क्यों देखे जाते हैं? ऑलराइट, तो लेट समर्स में इसलिए देखे जाते हैं, whirling motion is enhanced when the doldrums over the oceans are farthest from the equator. This happens during the autumnal equinox, and this time there are two advantages: the air is overheated and sun is directly over the equator. क्या होता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो एयर ओवरहीट हो जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली हाई रहता है। सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर रहता है, उस वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और इसी वजह से लेट समर्स में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस होती है, तभी साइक्लोनिक फॉर्मेशन यूजुअली देखा जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में विंटर्स में भी साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। हमने पढ़ा कि साइक्लोन आसानी है उसके बारे में पढ़ा, उसके अलावा साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, ये सब पढ़ा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज मंकी पॉक्स। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, उसकी हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है मंकी पॉक्स का केस, जो कि एक बहुत रेयर वायरल इन्फेक्शन है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स का जैसा ही होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। ऑलराइट, और ये किस में देखा गया है? कोई एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जो कि नाइजीरिया से ट्रैवल करके आया है। ऑलराइट, अब मंकी पॉक्स वायरस होता क्या है? ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, जो कि उन वायरसेस का जीनस है जिसमें कि वेरियोला भी देखा जाता है। ऑलराइट, वेरियोला वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स करता है, और वैक्सीनिया वायरस जो है ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में यूज़ होता है एज ए पैसिव वायरस। ऑलराइट, वाइल वैक्सीनेशन इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 1980, monkeypox continues to occur in a swath of countries in the Central and West Africa and has on occasion showed up elsewhere. तो स्मॉल पॉक्स से तो 1980 में वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट हो गया था, लेकिन मंकी पॉक्स फिर भी अभी तक भी कुछ एरियाज में देखा जाता है, स्पेशली इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, और उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं ट्रैवलिंग की वजह से या किसी और वजह से कभी कभार इसका इरप्शन दूसरी कंट्रीज में भी होता है। नाउ व्हाट आर जूनोटिक डिजीज? तो मंकी पॉक्स एक जूनोसिस है, मतलब कि ये एनिमल से ह्यूमन को फैलता है। ऑलराइट, WHO के मुताबिक ये जो एरिया जो इसके अकरेंस के केसेस है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं, जो कि जहाँ पर एनिमल्स इस वायरस को कैरी करते हैं। ऑलराइट, इस टाइप का वायरस का इन्फेक्शन स्क्विरल्स में देखा गया है, गैम्बियन पोस्ट रैट्स में देखा गया है, डोमेसिस में देखा गया है, उसके अलावा स्पेशली कुछ मंकीज की स्पीसीज में भी इसको देखा जाता है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन का ट्रांसमिशन बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्केल पे नहीं देखा जाता है, बहुत इजीली पीपल टू पीपल इसमें स्प्रेड नहीं होता है, और इसी वजह से जनरल पब्लिक को इसकी स्प्रेड होने की रिस्क जो होती है वो बहुत कम होती है। ट्रांसमिशन कैन बी थ्रू कॉन्टैक्ट with bodily fluids, lesions on the skin and on internal mucosal surfaces such as the माउथ, थ्रोट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है? बेसिकली बॉडीली फ्लूइड से, उसके अलावा स्किन पे लीजन्स क्रिएट जो हो जाते हैं उनके इरप्शन की वजह से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। म्यूकल जो अपना म्यूकोसल सर्फेसेस होते हैं उनकी वजह से, जैसे माउथ हो गया, थ्रोट हो गया,
या फिर जैसे स्नीजिंग होती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो रिलीज होती है एयर में, या दूसरे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टच करने से, उनके कॉन्टैक्ट में आने से इसका ट्रांसमिशन होता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट? इसके ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या देखे हैं होते हैं? तो मंकी पॉक्स बेसिकली शुरू होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, साथ में मसल बॉडी एक होता है, मसल्स में पेन होने लग जाता है, बहुत टायर्डनेस होती है, एग्जॉस्शन होता है। ऑलराइट, इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब कब तक ये जोर देगा, तो यूजुअली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 to 14 डेज होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 5 to 21 डेज तक की रेंज में भी हो सकता है। ऑलराइट, within a day to 3 days from the onset of fever, the patient develops a rash that begins on the face and spreads to other parts of the body. इन्फेक्शन, फीवर शुरू होने के 1 से 3 दिन के अंदर क्या होता है कि रैशेस चालू हो जाते हैं, और बेसिकली ये कहाँ से शुरू होता है? फेस से, और दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ये स्प्रेड होने लग जाते हैं। Alright, the skin eruption stage can last between 2 to 4 weeks, during which the lesions harden and become painful, fill up with clear fluid and then pus and develop scars, scabs and crusts. तो क्या होता है कि जो इरप्शन स्टेज होती है जिसमें कि बॉयल्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी पे, तो 2 से 4 वीक का इसका स्टेज होता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो लीजन्स होते हैं ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, इनके अंदर फ्लूइड म्यूकस भर जाता है, पस भर जाता है, और बाद में पस सूखने के बाद में इनमें स्कैब्स आ जाते हैं। तो ये एक स्टेज वाइज इसका प्रोग्रेशन होता है। ऑलराइट, WHO के अकॉर्डिंग इसकी जो डेथ का प्रोपोर्शन है ये 0 to 11% होता है, और उनकी जब ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मंकी पॉक्स सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। हमने पढ़ा कि मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। India's judiciary and slackening coke of thrust. Right. इंडिया की जुडिशरी और जो ट्रस्ट के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Departures from substantive and procedural justice need deep scrutiny as the fallout could severely affect the governance. अगर सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल जस्टिस से अगर हम साइड हट रहे हैं तो जो स्क्रूटनी है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं करें तो जो फॉल आउट होगा वो बहुत ही सीवियरली इफेक्ट करेगा गवर्नेंस को। राइट, ये इस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं आर्टिकल का एक स्टार्टिंग लाइन बोल सकते हैं कि अगर आप सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल जस्टिस से साइड हटते हैं तो जो स्क्रूटनी है उसको टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो जो उसका फॉल आउट होगा, जो भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे उसके अंदर जो गवर्नेंस है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? राइट, तो जुडिशियल करप्शन एक पर्टिकुलर इशू बन के आ सकता है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं इट इज़ इनजस्टिस दैट द ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी इज सेंटर्ड yet a vast majority of countries have highly corrupt judiciary। कि ये जस्टिस के अंदर है कि जस्टिस का मेन फोकस अगर देखा जाए तो वो है कि सोसाइटी का जो ऑर्डरिंग है वो सेंटर्ड हो, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे जुडिशरी फॉलो होती है वहाँ पे जुडिशरी खुद ब खुद ही हाईली करप्ट है, जिसके कारण कि जो सोसाइटी का ऑर्डरिंग होना है वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर जुडिशियल करप्शन की बात करते हैं तो 2 फॉर्म ले सकता है। सबसे पहली तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। 2 फॉर्म होती है कि या तो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर हो, या तो लेजिस्लेटिव करे या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट करे। राइट, या फिर नेक्स्ट एक फॉर्म है बाइबरी, कि जुडिशियल जो ऑफिसर्स है या फिर जो मशीनरी है वो ब्राइब लेती हो। जजेस हु रिफ्यूज टू कंप्लाई पॉलिटिकल रिटेलिएशन कैन बी स्विफ्ट एंड हार्श। अगर जुडिशियल जो जजेस हैं वो इन पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं कर सकते, कंप्लाई नहीं कर सकते, तो जो पॉलिटिकल रिटेलिएशन होगा, जो वहाँ से रिटेलिएशन आएगा वो काफ़ी स्विफ्ट और हार्श हो सकता है। ब्राइबरी कैन अकर थ्रू आउट द चेन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। जजेस में एक्सेप्ट ब्राइब्स टू डिले और एक्सेलरेट वर्डिक्ट्स, एक्सेप्ट और डिनाई अपील्स, और सिंपली टू डिसाइड अ केस फ्रॉम इन अ सर्टेन वे। तो जो ब्राइबरी है वो पूरे जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आउट आकर कर सकती है। अब कैसे कर सकती है? जो जजेस है वो ब्राइब एक्सेप्ट करेगा या तो एक पर्टिकुलर वर्डिक्ट को डिले करने के लिए, लेट करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर वर्डिक्ट को जल्दी देने के लिए। राइट, पहला तो ये केस हो गया। इसके अलावा एक्सेप्ट और डिनाई अपील्स की अपील को ही डिनाई कर देगा कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ये अपील्स हम खारिज करते हैं। राइट,
या फिर एक्सेप्ट करने के लिए ले सकता है, कि हालांकि अपील काम की नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए उसको पैसे ले सकते हैं, राइट। या फिर सिंपली बात करें तो एक पर्टिकुलर केस को एक दिशा के साथ ले जाते हुए वो बता सकता है कि इस वे में ये पर्टिकुलर केस जाएगा, प्री डिसाइडेड जिसको हम कहते हैं, राइट। ओके, एक डिस्टिंक्शन की अगर बात करते हैं तो सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल जो जस्टिस है उसके अंदर डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, राइट। सब्सटेंसिव जस्टिस जो है वो एसोसिएटेड है कि वेदर जो स्टेटस है या फिर केस लॉ है या फिर रिटर्न प्रिंसिपल्स हैं वो मॉरली जस्टिफाइड होने चाहिए, राइट। लेकिन जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो एसोसिएटेड होता है फेयर एंड इम्पार्शियल डिसीजन प्रोसीजर्स के ऊपर, राइट। सब्सटेंसिव जस्टिस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्टैट्यूट्स है, केस लॉज हैं या फिर अनरिटन लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो मॉरली जस्टिफाइड होते हैं, राइट। लेकिन जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन प्रोसीजर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट। ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2015 के अंदर, जो कि सिटीजनशिप देता है एक्सेप्ट मुस्लिम, देता है हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान ऑन एंड बिफोर दिसंबर 31, 2014। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है उनको सीधा सीधा वायलेट करता है, राइट। डिले इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस, केस ऑफ लाल बिहारी, राइट, कि इनका जो जस्टिस के डिलीवरी के अंदर जो डिले है उसके बारे में बात करते हैं तो ये केस है लाल बिहारी जी का। ही वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड इन 1975, स्ट्रगल टू प्रोवाइड दैट ही वॉज अलाइव एंड वॉज फाइनली डिक्लेयर्ड अलाइव इन 1994, राइट। देखिए कितना ही मतलब अजीब केस है कि 1975 के अंदर एक पर्टिकुलर बंदे को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो स्ट्रगल करते हैं खुद को प्रूव करने के लिए वो अलाइव है। मतलब इससे ज़्यादा मजाक वाली बात क्या होगी कि आदमी को डेड प्रूव कर दिया और वो हालांकि सामने खड़ा है लेकिन खुद को प्रूव नहीं करता। और देखिए इसको भी प्रूव करने के लिए उनको लगभग 20 साल लग गए, 1975 टू 1994। मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उन्होंने कितनी क्या क्या स्ट्रगल करी होंगी, क्या क्या इश्यूज झेले होंगे, आप देख सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जुडिशरी का जो रॉन्ग फुटनेस या फिर जो जिस गलत तरह पे जुडिशरी चल रही है उसके बारे में बता जो डिले है कि हाँ एक आदमी जिंदा है या मरा हुआ उसको प्रूव करने में आपको 20 साल लग गए, तो इससे बुरा तो क्या ही होगा, राइट। इसके अलावा एंडेमिक करप्शन एंड इंक्रीजिंग अंडर ट्रायल इनमेट्स विद ड्यूरेशन ऑफ 3 to 5 years पॉइंट टू फेलियर ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस। बढ़ते हुए करप्शन और जो अंडर ट्रायल्स की बढ़ती हुई मात्रा है, रोज़ के रोज़ अंडर ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप टाइम पे डिस्पोज ही नहीं कर पा रहे हैं केसेस को। केस को टाइम पे डिस्पोज नहीं करेंगे तो इनमेट्स के जो इनमेट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, अंडर ट्रायल्स वाले जो उनकी नंबरिंग है वो बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये भी एक तरीके से जो जुडिशरी का हम कह सकते हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस के अंदर जो फेलियर है वो दर्शाता है। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें क्या देखा जा सकता है, अगर अलग अलग रिजीम्स के अंदर बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2001 के अंदर बताया कि 45% ऑफ पीपल हु हैड कम इन कांटेक्ट विद जुडिशरी बिटवीन जुलाई 2009 टू 2010, मतलब एक साल के अंदर अंदर उसमें से जुडिशरी को ब्राइब किया है। कि मान लीजिए 100 बंदे जुडिशरी के साथ इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, इस पर्टिकुलर पीरियड टाइम फ्रेम के अंदर उसके कांटेक्ट में आए, तो इसमें से 45% लोगों ने उनको ब्राइब दी है, राइट। ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो का ऑब्जर्वेशन बताता है, राइट। मोस्ट कॉमन रीज़न की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड अप थिंग्स की की चीज़ों को जल्दी जल्दी किया जाए, तो ये एक लथार्जिक जो हम बोल सकते हैं कि एक लथार्जिक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जिसको जो है जुडिशरी का उसको दर्शाता है कि वो इतना धीरे काम करता है कि उसको चीज़ें बढ़ाने के लिए, कि तेज़ी से करने के लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। देयर वाज फिक्स रेट फॉर अ क्विक डाइवोर्स, बेल एंड अदर प्रोसीजर्स, राइट। कि एक फिक्स रेट है, अगर जल्दी से डाइवोर्स चाहिए, बेल चाहिए या फिर कोई भी अदर प्रोसीजर्स है तो उसके अंदर एक फिक्स रेट है कि ये रेट दीजिए और ले जाइए। मतलब ये कोर्ट की रेट नहीं है, ये ब्राइब्स की रेट है कि इतना पैसा दीजिए अदर देन द जो भी उसका फीस वगैरह जो भी लगती है उसके अलावा, राइट। अगर एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो वो एस्टिमेट करता है कि फॉर एवरी 2 rupees इन ऑफिशियल कोर्ट फीस एटलीस्ट 1000 इज स्पेंट इन ब्राइब्स एंड इन ब्रिंगिंग पिटीशन टू द कोर्ट। कि अगर फीस के 2 रुपये के जगह देखा जाए कि अगर 2 रुपये है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर कोर्ट की फीस 2 रुपये है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 रुपये तो ब्राइब में ही लग जाते हैं, राइट।
Freedom in the World 2016 report, for that there is a high risk of corruption when dealing with India's judiciary, especially at the lower court levels. मतलब कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने नहीं बताया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके बाद बैनर्जी जी की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद एशिया ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बाद फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2016 रिपोर्ट। मतलब एक से बढ़कर एक, और सब ने यही कहा है कि जुडिशरी बहुत ही लथार्जिक और बहुत ही पीछे काम कर रही है, करप्शन हाई लेवल पे, राइट। एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेन हाई कोर्ट जजेस आर प्रेवलेंट, कि हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें पीछे नहीं है। अगर बात करें 30 हज़ारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली की, तो इसके अंदर सिविल जज, एक सीनियर सिविल जज अरेस्ट हुआ था 2016 के अंदर, एलिजिबली एक्सेप्टिंग ए ब्राइब टू रूल इन फेवर ऑफ अ कॉम्प्लिटेंट इन ए केस, के केस के अंदर उसके फेवर में रूल देने के लिए ब्राइब देते हुए उनको पकड़ा गया, राइट। सब एग्जाम्पल्स आर इंडिकेटिव्स ऑफ करप्शन इन द लोअर जुडिशरी की। लोअर जुडिशरी के अंदर ऐसे करप्शन है कि एक सिविल जज, सीनियर सिविल जज आपने पकड़ा 2016 के अंदर, जो कि ब्राइब ले रहा था, राइट। अगर केस पेंडेंसी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जो अप्रैल 12 2017 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 24 लाख 18,000 भी नहीं तो ज़्यादा है, 2,41,86,556 पेंडिंग केसेस है। मतलब कि 2 करोड़ केसेस, मतलब 2.5 करोड़ मान लीजिए, 41 लाख को 9 लाख और छोड़ लीजिए, जब तक मैं बोलूँगा इतनी 17 की बात है, उसके बाद तो 9 लाख तो बढ़ ही गए होंगे 5 साल के अंदर। तो लगभग 2.5 लाख केसेज, 2.5 करोड़ केसेज है इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, राइट, जो कि पेंडिंग चल रही है। इसमें से कि लगभग 10% जो है वो 10 साल से पेंडिंग है, और 16% 17% आप मान सकते हैं 5 से 10 साल के बीच में, राइट। अगर दिसंबर 2015 की बात करें तो 4432 वैकेंसी थी सबऑर्डिनेट कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स की, जो कि 22% ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ को दर्शाती है, कि 22% जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी। इन हाई कोर्ट 42% ऑफ सैंक्शन लेंथ वर वैकेंट एट जून ऑफ 2016, की अगर मान लो कि 100 बंदे का सैंक्शन मिला हुआ है कि 100 बंदे आप अपॉइंट कर सकते हैं, तो उसमें से 42% जो 42 बंदे वो थे ही नहीं। मतलब अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 60% वर्किंग पीपल पे वो चल रही है। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि इसमें इंक्रीज़ की ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, कि हमें बंदे कम पड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिक्रूट कीजिए, अपॉइंट कीजिए, और स्पीड इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। Extreme centralization of power in center and violation of democratic values has disastrous consequences in the terms of violent clashes, loss of lives, religious discord, assaults on academic freedom and suppression and manipulation of mass media. सेंटर के पास जो पावर है उसके एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होने के कारण ये पर्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं ये निकल के आते हैं। अगर हम फिर से अंडर ट्रायल्स की बात करते हैं, अंडर ट्रायल्स के अंदर ट्रस्ट इन जुडिशरी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द शेयर ऑफ अंडर ट्रायल्स फॉर 3 or 5 years अंडर टोटल प्रिजनर्स। इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू स्क्वायर टू शेयर द अंडर ट्रायल्स, हाउएवर द नेगेटिव इफेक्ट नियरली ऑफसेट्स द पॉजिटिव इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं अंडर ट्रायल्स की, कि जो शेयर है अंडर ट्रायल्स का 3 to 5 years का टोटल प्रिजन के अंदर, वो नेगेटिवली रिलेटेड है, कि टोटल अंडर ट्रायल से अगर देखें तो 3 से 5 साल वाले जो अंडर ट्रायल्स है वो ज़्यादा है। मान लीजिए कि 100 है टोटल अंडर ट्रायल्स, राइट। तो अंडर ट्रायल्स कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ चल रहे हैं बहुत लंबे से, तो 2 से 5 साल के बीच में इतने ट्रायल्स है। मान लीजिए 75 2 से 5 है, और बाकी जो बच गए सब मिला के वो 25 है। तो ये नेगेटिवली चल रहा है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जुडिशरी इन कामों के, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे काम करे, और आगे जो गवर्नमेंट्स है वो भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ लेके आए, जिससे कि ये पर्टिकुलर जो जुडिशरी का बैकलॉग है ये क्लियर हो सके, राइट। अगर पर्सपेक्टिव से बात करें एग्ज़ाम के, तो बेसिकली मेंस का क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ सकता है। उसके अलावा इतनी सारी इसमें इंटरनेशनल बॉडीज़ थी, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है। जुडिशरी के जितने आर्टिकल्स हैं एंड अपॉइंटमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट से लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट तक जितने आए अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने जुडिशल सिस्टम है, सबके बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ टू टैकल फूड इन्फ्लेशन एंड हाउ नॉट टू, कि फूड इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है और कैसे नहीं करना है। Fear over wheat production must not push the government towards an export ban, especially on cereals and the prices of which are they at all-time high. फूड इन्फ्लेशन को देखते हुए वीट प्रोडक्शन से घबराते ना हुए कि जो गवर्नमेंट है उसको एक्सपोर्ट बैन नहीं करना चाहिए, स्पेशली वो सीरियल्स जिनका प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर है, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कई बार गवर्नमेंट्स को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं
जिससे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर बैनिंग चल भी रही तो उन सीरियल्स या फिर उन क्रॉप्स को ना करें जिनका ऑल टाइम हाई प्राइस चल रहा है, राइट। इन्फ्लेशन टारगेट की अगर हम बात करते हैं, आरबीआई टीम मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर रेजिंग द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स एंड CRR by 50 बेसिस पॉइंट्स विद द व्यू टू टेम द इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो रिसेंटली स्टेप्स लिए, रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया और CRR को 50 बेसिस पॉइंट से, राइट। ये रिसेंटली MPC वाली मीटिंग के अंदर ये हुआ था, राइट। हाई इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एन इम्प्लिसिट टैक्स ऑन द पुअर एंड दोज हु कीप देयर सेविंग्स इन द बैंक। जब भी इन्फ्लेशन होता है ये हमेशा ही पुअर और जिन्होंने अपनी सेविंग्स बैंक के अंदर रखी हुई है उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। रियल वैल्यू ऑफ देयर सेविंग्स गेट depreciated with every round of inflation, so as interest on deposits is often far below the inflation rate। होता है कि जो सेविंग्स उन्होंने डाली हुई है उसमें कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमेशा उनकी सेविंग रेट से ऊपर जाती है, जिससे कि उनका जो पैसा डला हुआ है बैंक के अंदर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है। मान लीजिए आज आप पैसा डालते हैं, आपने 100 रुपये डाले, फॉर एग्जांपल 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, लेकिन आप जब 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद निकाल रहे हैं उस 100 रुपये को, आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 3%, 4%, 104 रुपये। लेकिन वो 100 रुपये जब उस टाइम जब आपने जमा किया 1 लीटर पेट्रोल दे रहा था और आपने जब निकाले तब पेट्रोल का भाव 120 रुपये हो गया। आपको मिले कितने? 3, अगर मान लीजिए 5% भी दे तो 105 रुपये मिले, लेकिन पेट्रोल 120 चला गया, तो ऑलरेडी आपका पैसा डेप्रिशिएट हो चुका है। जो उस टाइम उस पर्टिकुलर अमाउंट में आ रहा था वो अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस अमाउंट के अंदर। तो ये इन्फ्लेशन के साथ बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि इन्फ्लेशन होते तो उस पर्टिकुलर जो मनी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती है। वेल, इंक्रीज इन रेपो रेट एंड CRR कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। तो अभी जो रिसेंटली आरबीआई ने स्टेप लिया CRR और रेपो रेट को इंक्रीज करके, तो वो क्या फूड इन्फ्लेशन के अंदर आपका इंक्रीज कंट्रोल कर पाएगा फूड इन्फ्लेशन का? शॉर्ट आंसर अगर हम देखा जाए तो अभी तो नहीं करेगा। आरबीआई हैज बीन बिहाइंड द कर्व फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months एंड इट्स ऑप्टिमिज्म इन कंट्रोल इन्फ्लेशन इन अर्लियर मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी वाज समवट मिसप्लेस्ड। क्योंकि पहले जो मीटिंग्स हुई उसके अंदर मतलब इतना टारगेटेड नहीं था वो इन्फ्लेशन को लेके, और वो पहले से ही ऑलरेडी 4 से 5 महीना पीछे चल रहा है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने में कि 4 से 5 महीना पहले अगर वो सब कर देते तो शायद इन्फ्लेशन जिस जहाँ पर होती है अगर वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, राइट। रीज़न सिंपल है, फूड प्राइसेस जो है वो ग्लोबली हाई है, राइट। और FAO के जो फूड प्राइस, अगर इसके पीछे सिंपल रीज़न की बात की जाए तो फूड प्राइसेस जो है वो ग्लोबली राइज पर हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स के अगर देखा जाए तो। उसके अलावा द डिसरप्शंस कॉज्ड बाय पेंडेमिक एंड हाउ द रशिया यूक्रेन वॉर आर द मेजर रीजन्स, कि पेंडेमिक और जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस हुए हैं। इंडिया कैन नॉट बी रिमेन अनअफेक्टेड, कि अगर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है तो आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इंडिया किसी भी चीज़ से अलग नहीं रह सकता है, राइट। अगर फूड एक्सपोर्ट एप्रीहेंशंस की बात करते हैं, सीरियल एक्सपोर्ट्स हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 31 मिलियन मेट्रिक टन्स at $13 billion and the same may be repeated in this fiscal years of 2022-23। अगर सीरियल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है 31 मिलियन मेट्रिक टन्स। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो मेजर हम कह सकते हैं एक्सपोर्टर्स थे वो फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और ये सेम चीज़ हम आगे भी देख सकते हैं कि हमारे साइड से जो फूड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो मैक्सिमम रेट के ऊपर जाए या फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर जाए। अमंग सीरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो वीट एक्सपोर्ट्स जो है उसने हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ मोर देन 273% अचीव करी है, क्योंकि अब हम बाहर वाले देशों को भी वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वीट एक्सपोर्ट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली राइज करेगी। पहले हम बहुत ही कम देशों को ये चीज़ वीट एक्सपोर्ट करते थे। Commerce and Industry Ministry is upbeat on the agri-farm exports, which overall have crossed 50 billion for the first time in financial year 2022। अगर हम एग्री फार्म एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो ओवरऑल उसने $50 बिलियन का क्रॉस किया पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। ये चीज़ उनके जो मिनिस्टर है उससे देखा जा सकता है, जिस उल्लास से वो उस चीज़ को बताते हैं। मनी फियर वेदर इंडिया कैन एक्सपोर्ट 10 to 15 मिलियन मेट्रिक टन ड्यू टू स्केलिंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट्स फॉर द करंट क्रॉप ड्यू टू द हीट वेव एंड मैसिव ड्रॉप इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ऑनगोइंग सीजन ड्यू टू हायर मार्केट प्राइसेस कंपेयर टू MSP। तो चिंता की बात यह है कि क्या जो इंडिया है वो 15 to 10 मेट्रिक मिलियन टन्स एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा अगले साल। क्यों? क्योंकि एक तो इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्केल डाउन हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव हम कह सकते हैं ड्रॉप आया है। क्यों?
क्योंकि मार्केट्स के अंदर जो रेट्स थे वो काफ़ी हाई थे एज कम्पेयर टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखा जाए तो. However, there are very little talk about the rice exports which have crossed 20 metric million tons in financial year 2022, a global market of 50 million metric tons. राइस के बारे में बहुत ही कम बात हो रही एंड जो जहाँ पे कि उसने 20 मिलियन मेट्रिक टन्स का एक्सपोर्ट अचीव किया है, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट ही 50 मेट्रिक मिलियन टन्स का है, राइट. तो ये जो एक्सपोर्ट है राइस का ये वीट से भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी बातें कम हो रही है. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Some concerns on the wheat front are genuine and we need to realize that climate change is already knocking our doors. कुछ concerns तो ठीक है, obviously हमें पता है कि heat waves बढ़ रही हैं, जो पहले हार्वेस्टिंग सीजन था वो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पानी की कमी है, तो कुछ एक तो इश्यूज़ है जो कि क्लाइमेट चेंज को दर्शाता है और हमें उसको रियलाइज़ करने के लिए बताता है. With every degree Celsius rise in temperature, wheat yields are likely to suffer. ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेम्परेचर का बढ़ेगा तो जो यील्ड्स हैं वो ऑब्वियसली डिक्रीज होंगी. दिस कॉल्स फॉर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन एग्री R&D टू फाइंड हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ वीट्स एंड येट क्रिएट मॉडल्स फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. तो इससे हो क्या रहा है, क्या नीड आ रही है, अब क्या ज़रूरत पड़ सकती है? ज़रूरत पड़ सकती है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाए और हीट रेजिस्टेंट वेराइटी जो है वीट की उसको निकाला जाए और मॉडल्स बनाया जाए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, राइट. हम ऑलरेडी जो फ्री फूड है बांटने में वो वे अहेड है, हम बहुत ज़्यादा जो खाना है वो हम फ्री में देते हैं क्योंकि हमारा PDS चलता है, कई सारी स्कीम्स है जिसके अंदर कि हम ऑलरेडी इंडिया के अंदर ही हम फूड सप्लाई करते हैं, उसके अलावा फूड सब्सिडी मिलती है. तो इससे हो क्या रहा है कि फूड सब्सिडी का जो बिल है वो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2.8 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, राइट. गवर्नमेंट जो है वो PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को रेशनलाइज करना चाहिए और सिर्फ उन्हीं को टारगेट करें जो BPL या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है सब्सिडाइज फूड के लिए, और हर किसी के लिए नहीं किया जाए. अगर आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इन द वेक ऑफ लाइकली लोअर प्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके लोअर प्रोडक्शन होगा, जो वीट का प्रोक्योरमेंट है वो भी कम किया है. तो गवर्नमेंट ने सब्सटीट्यूट किया इसको राइस से लेके, क्योंकि जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रधानमंत्री जन का अन्न योजना के तहत, तो उसके अंदर राइस को सब्सटीट्यूट करके काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है. ऑप्शन कैन बी गिवन टू बेनिफिशियरी टू रिसीव कैश इन देयर जनधन अकाउंट्स, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको नहीं चाहिए वीट या राइस तो वो अपने उसकी जगह कैश भी ले सकते हैं. दिस इज परमिटेड अंदर NFSN. बाय डूइंग सो गवर्नमेंट कैन सेव ऑन फूड सब्सिडी बिल, कि अगर वो नहीं देते तो सब्सिडी बिल के ऊपर बचेगा, राइट. इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस देना चाहिए, मिलना चाहिए टू ऑगमेंट देयर इनकम बढ़ेगी. ऑब्वियस सी बात, अगर बाहर का मार्केट खुलता है तो उनकी इनकम बढ़ती है. गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करे कि वो एक एफिशिएंट एक्सपोर्ट वैल्यू चेन बना सके और मिनिमाइज कर सके अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को और उसको इन्वेस्ट कर सके लॉजिस्टिक फॉर एक्सपोर्ट्स के अंदर. तो ओवरऑल जो है वो इफेक्ट उनके इनकम के ऊपर देखा जा सकता है. जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम का जो सपना या ड्रीम है वो हम अचीव कर सकते हैं. एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट राइज हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस या फिर कुछ भी कह सकते हैं. किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट जो राइज हुआ है एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या वो कैपेबल है, कैसे हुआ है, क्या आगे होगा. उसके अलावा इतनी सारी स्कीम्स हैं, जैसे ये एक दिख रही है गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके अलावा PDS स्कीम है, राइट. फैमिली हेल्थ ये NFSA है. इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, RBI क्या है, CRR और रेपो रेट, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ RBI, राइट. तो ये मेजरली इसमें कर सकते हैं. ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे and we'll meet you tomorrow. Thank you so much. And other than this, if you want to read current affairs more than this, you can always approach to our app, and you can download our daily current affairs magazine or booklet from the website and the app, and keep following Toppers Notes. Exam is on the way and it's hardly 20 days left, so keep preparing. For that you can also join our test papers or test series. You will not be able to achieve a good marks in the prelims without a test series, so you must go for test series and utilize your time, don't waste time, and all the best. We'll meet you tomorrow. Thank you so much.